आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, आज एक तरफ तो जिना हाउस हमले केस में अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। वहीं पर दूसरी जानिब आर्मी चीफ फिर कहते हैं कि दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उकसाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर करना होगा। सो दूसरी जानिब मुल्क से वतन से बाहर बैठे साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि तोशा खाना से अलकादिर ट्रस्ट तक करप्शन में मुलव्विस शख्स को बचाने के लिए चीफ जस्टिस सरगर्म है। एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से आला अदलिया पर ये जो है वो एक तरीके से हमला है, सियासी हमला कहें या ज़बानी हमला कहें, जो कि हमेशा हम देखते ही हैं। दूसरी जानिब हमारे मुल्क के ये हालात हैं, तो भारत यानी कि पड़ोसी मुल्क के ये मामलात के भारत के लिए तारीख़ी लम्हा हम आज देखते हैं कि चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद पर उतर जाता है। हम अपने मुल्क के इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो आपसी लड़ाइयाँ हैं उससे बाहर ही नहीं आ रहा है कि कोई डेवलपमेंट की या कोई उसकी बात करें। और हम देखते हैं कि जो हमारे साथ साथ मुल्क बना, आज वो चांद पे पहुंचने वाला चौथा मुल्क बन जाता है। आपस की लड़ाइयाँ एक तरफ, लेकिन ये एक खुशाइन बात है कि इस खत्ते में हम देख रहे हैं कि जी भारत पहुंच गया है चांद पर, और बीइंग अ नेबर मुबारकबाद बनती है जी। साथ साथ ही जी निगरां वज़ीर आज़म कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमें बैठकर बात कर लेनी चाहिए। तो क्या आज से पहले 76 सालों में पाकिस्तान के अब तक बैठ के कोई बात नहीं हो रही थी या किसी को बात नहीं करनी थी? ये बहुत बड़ा सवाल है जी, क्योंकि आज जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि क्या हमने आज तक बैठ के डायलॉग नहीं किया, और अगर नहीं किया तो फिर क्या ये हमारी गलती है, नाअहली है? और अगर हम इसका एतराफ़ करें तो फिर हम किस तरह से डायलॉग कर सकते हैं, और कौन होगा जो डायलॉग करेगा आपस में? दूसरी जानिब जी निगरां वज़ीर इत्तलात कहते हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात के सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात की तारीख के लिए वो ये भी कहते हैं कि सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक वो अपने मनसब पर हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात के लिए की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया हुआ है। ये वो सारे मामलात हैं, इंतहाई अहम मामलात, जिसके ऊपर जी बात करेंगे। आज सबसे पहले जी पैनल में मेरे साथ मौजूद होंगे नवाबजादा इफ्तिखार साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नौशीन इफ्तिखार साहबा हैं मुस्लिम लीग नून से, और मोहम्मद अबू बकर साहब होंगे MKM पाकिस्तान से। तो आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जी मैं जाऊंगी मोहम्मद अबू बकर साहब की तरफ भी। मोहम्मद अबू बकर साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि हालात इस वक्त मुल्क के जिस डगर पर हैं मौजूदा सूरत हाल में, ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे साथ साथ आज़ाद होने वाला है, इतनी ज़्यादा आगे डेवलपमेंट हो रही है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हर मैदान में आगे निकल रहा है, और हम आपस में डायलॉग ही नहीं शुरू कर पाते, यानी कि नहीं कर पा रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी अब बैठ के बात करनी पड़ेगी, वक्त आ गया है। तो और हम इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं कि जी किसका केस, किसकी करप्शन, किसको पकड़ें, किसको बंद करें, किसको छोड़ें। तो ये हमारे यहाँ हम कब आगे बढ़ेंगे? और हम कहते हैं कि जी इवॉल्व होने में टाइम लगता है मुल्कों को बनने में, लेकिन हमारे साथ साथ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल पड़ोसी मुल्क जो है वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी अहम मौजू की तरफ आज का प्रोग्राम रखा है, और जहाँ तक आपने बात की है पड़ोस के मुल्क, देखें वो बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी GDP बहुत है, उनके डॉलर को देखें तो जाहिर सी बात है वो तरक्की की तरफ फिर बैनुल अक़वामी सतह पर उनकी जो सफारतकारी है वो बहुत मजबूत रही है, और मगरबी दुनिया और दीगर ममालिक उनको जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं की जाती। जो काम हमारे लिए वो गलत समझते हैं उसके लिए वो हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा वायलेशन हो रही होती है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो
हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ रोज आए दिन कोई ना कोई सूरत हाल है, लेकिन बैनुल अक़वामी दुनिया या अक़वाम मुत्तहिदा आज तक इन चीज़ों के ऊपर हिंदुस्तान को कभी उस तरह से रोकने की कोशिश नहीं किया जिस तरह से पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो पूरी दुनिया जिस तरह से हम पे उंगली उठाती है या हमारी तरफ इशारा करती है। बहरहाल वो बड़ा मुल्क है और इसमें कोई शक नहीं कि वो तरक्की के मैदान में बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। और बदनसीबी समझ लें कि हमें अल्लाह ने बहुत कुछ वसाइल से नवाजा इस मुल्क को। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद उसके पास अल्लाह ने वो वसाइल नहीं देते, उन्होंने अपनी मेहनत की है और चीज़ों को कंट्रोल किया है। जबकि हमारे मुल्क में तो हम ज़रई मुल्क कहलाते हैं, हमारे पास मादनियात के ज़खायर और मादनियात हर किस्म के अल्लाह ने हमें मादनियात से नवाजा, पहाड़ों में कीमती पत्थर दिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, गैस, पेट्रोल। लेकिन अब ये जैसे आपने कहा अपने इंट्रो में कि वज़ीर आज़म साहब जो गैस टेकर हैं इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा कि मिल बैठने की, तो बात उन्होंने ठीक ही की है। क्योंकि एक वक्त आता है कि आप बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास चूंकि इतने वसाइल होते हैं कि उन गलतियों से जो नुकसान पहुंचता वो नजर नहीं आ रहा होता है। पिछले दिनों जब आखिरी स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, जिस दिन उन्होंने शाइया दिया था तमाम एमएनएस को, तो उन्होंने भी ये बात शहबाज शरीफ साहब ने की थी कि मुल्क अब उस दोराहे पे आकर खड़ा हो गया है। और हकीकत है कि IMF के शिकंजे में हम कसे जा चुके हैं, हम पे इतना ज़्यादा बोझ आ गया है लोन का। आप देख लें बिजली की कीमतों में आज भी इजाफा हुआ है, और इस तरह जो हालात हैं बिजली की वजह से कि लोग अब घर का किराया आसानी से शायद दे रहे हैं लेकिन बिजली का बिल देने के अब काबिल नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और इसके लिए अब न सिर्फ ये कि हुकूमतें या सियासतदान बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं जिनको मुल्क पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है, नवाजा है, अब वक्त है कि इस वक्त गो के इसमें सबकी गलतियां कहीं ना कहीं होंगी, किसी की ज़्यादा किसी की कम। इसमें सियासी जमातों से भी गलती हुई होगी, इसमें माजी में माशाल्लाह लगता रहा है उनकी वो गलतियां होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के वजूद से हम सबका वजूद है। तो अब जिस नहज पे हम आकर खड़े हो गए हैं, अगर अब भी मुल्क को संभालने के लिए संजीदा कोशिश नहीं हुई, और चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो रियासती अदारे हों, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हों, या एग्रीकल्चर लैंड रखने वाले बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हों, बड़े बड़े ज़मींदार हों, इन सब को मिलकर पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को अपने कदमों पे किस तरह से खड़ा किया जाए। अब मैं समझता हूँ कि नई नस्ल में भी एक मायूसी पैदा हो रही है। उस मायूसी की वजह से बड़ी तेजी में नई नस्ल के लोग मुल्क से बाहर जाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो अब इन अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए मैं समझता हूँ, और उनको एतमाद देने के लिए, हम सब से जो उनका एतमाद आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है, उस एतमाद को बहाल करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। क्योंकि ये मुल्क है तो सबका वजूद है। इस पाकिस्तान, इस मादर वतन से हम सबका वजूद है। हमारी सियासत हो या हमारी रियासत हो या हमारी हुकूमत हो, सबका वजूद जो है मुल्क पाकिस्तान और मादर वतन से है। तो मैं समझता हूँ कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये बात की है तो बात ठीक है कि बैठना, माजी में गलतियां हुई हैं, सबसे गलतियां हुई हैं, लेकिन उसको कब तक आप उस गलती को दोहराते रहेंगे? कहीं ना कहीं तो उसको रोकना है और संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। राइट, नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊँगी। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, ऑफ कोर्स में हम देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। मैंने शुरू में इंट्रो दिया, माइट भी आपने शायद ना सुना हो। एक तरफ हम देखते हैं जी पकड़ धक्कड़ का मामला है, करप्शन का मामला है, दीगर मामलात हैं, हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं हमारे साथ ही। और हम ये कहते हैं कि नहीं जी 76 साल भी हमारे लिए कम है, इवॉल्व हो रही है नेशन और इवॉल्व हो रहे हैं हम। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि पड़ोस में बिल्कुल हमारी लाइन के साथ वो मुल्क जो हमारे साथ साथ आज़ाद हुआ, आज चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क बन चुका है भारत। और चाहे कोई भी बुराइयां हो, कुछ भी हम कहें उसको, चाहे मोदी साहब को कहा जाए कि जी वो बुटर हैं और whatever XYZ, मगर अपने लोगों से मुखलिस हैं, अपने लोगों को तरक्की के शोबे में चांद तक पहुंचा दिया है उन्होंने। आज हमारे सियासतदान यहाँ पे और हमारा जो सेटअप है, सिस्टम है, वो क्या क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं?
देखें, बजा फरमाया आपने कि इंडिया जिस दिन से वो आज़ाद हुआ है और वो मुसलसल वहाँ पर जमहूरियत और वो उसके तहत चल रहे हैं और आवाम की उसमें मर्जी शामिल है और वहाँ पर बड़ा ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का एक सिस्टम है बाकी सारा। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि कायद आज़म और लियाकत अली खान के बाद फिर हमें कोई ऐसा वो नहीं मिल सका कि हम जमहूरियत के लिए और आवाम की राय का एहतराम होता। बीच में कुछ अगर हमें थोड़ा बहुत, अगर आप देख लें भुट्टो साहब का दौर मिला तो वो भी उस वक्त मिला जब मुल्क आधा टूट चुका था, आधा मुल्क हमारे से जा चुका था। तो उसके बाद फिर हमें कोई ऐसा मौका नहीं मिल सका और फिर अगर कुछ अदवार मिले तो वो बहुत छोटे छोटे थे, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, और उसके बाद फिर कोई ना कोई ताले आजमा आ गया और उसने आके स्ट्रंजी सारी पलट दी, फिर नए मोरे, नया सारा कुछ। तो ये वो चीज़ें हैं जिसने हमें मुल्क में इस्तेकाम नहीं आने दिया और जमहूरियत नहीं फल फूल सकी और हम तरक्की नहीं कर सके। ये जो तजर्बात थे जो बार बार किए गए उसने हमें बहुत पीछे कर दिया। अब भी हमारे पास टाइम है कि हम अपना पिछली गलतियों को देखें, जिस तरह अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है। तो इन चीज़ों को हम देखते हुए हम अपनी पिछली गलतियों को तस्लीम करें और आगे की तरफ चलें और सब मिलकर तमाम के लिए इलेक्शंस जो हैं जो आइन कहता है उसके मुताबिक 90 दिन के अंदर हो और तमाम को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। तमाम पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करें और मुल्क को आगे लेकर चलें। एक कंसेंसस होना चाहिए कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर तमाम एक प्लेटफॉर्म पे हों और चार्टर ऑफ इकॉनमी पर भी हम तमाम एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। और बाकी पॉलिटिक्स ठीक है, अपनी अपनी करें, तमाम को हक हासिल है, मगर ये दो चीज़ें जो हैं इन्हें हम मुल्क की तरक्की के लिए, मेरा ख्याल है ये अहम है, बहुत ज़्यादा है। राइट। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि निगरान वजीर आजम ने एक बात की है अब कि उन्होंने कहते हैं कि जी डायलॉग करना पड़ेगा, वक्त आ गया है। क्या 76 सालों में हम डायलॉग भी नहीं कर सके एक दूसरे से? उन्होंने कहा है कि बात करने का वक्त आ गया है। बात करना किस तरह से, अब कौन बात करेगा, किससे बात करेगा? जी नवाज़ाद इफ्तिखार साहब। हाँ जी, देखें, बात मैं तो वही अर्ज किया ना कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को हमें आगे लेकर चलना चाहिए। अगर उस वक्त कुछ जमातें ये समझती हैं कि उसमें कोई तरमीम या कोई उसे और ज़्यादा रिफाइन करके, तो उस पर भी बात हो सकती है। लास्ट जो स्पीच थी चेयरमैन बिलावल साहब की ये इस असेंबली में, तो उसमें भी उन्होंने ये ऑफर की कि आए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर आप समझते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें आकर अपना हिस्सा डालें और उसे नए सिरे से हम करने को तैयार हैं और सब मिल बैठकर, और साथ चार्टर इकॉनमी भी हम करें। तो इसके बगैर जिन मसाइल में हम घिरे हुए हैं हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है हमें तमाम के साथ बात करनी चाहिए और उन लोगों को भी अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए कि 3.5 साल उन्होंने देख लिया कि जिस तरीके से उन्होंने चोर डाकू और वो सारा करके, और फिर उसका नतीजा क्या निकला। और वो जो जिस तरह की उन्होंने पॉलिटिक्स की, हेट और नफरत की जो सियासत थी, उससे जिस तरह उन्होंने, और वो जो तकसीम की सियासत थी उसने बहुत ज़्यादा दरारें डाल दी हैं हमारे माशरे के अंदर। तो हमें इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ आना पड़ेगा। तमाम जमातों को इस पर बैठकर बात करनी पड़ेगी और सियासी सोच के साथ सामने आना होगा। तो हमें उम्मीद है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी इन मसलों को समझेंगी। जो उस वक्त 3.5 साल उनके जहन में कुछ और चीज़ें थी, अब उन्होंने देख लिया होगा और उन्हें भी समझ आ गई होगी कि बगैर इसके और कोई चारा नहीं है। ठीक हो गया। गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे नाज़रीन जारी है। मैंने एक ब्रेक पे भी जाना है, कमर्शियल ब्रेक है, तो एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। आपने कहीं जाना, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी हमारे नवाज़ाद इफ्तिखार साहब बात करते हैं। मैं वापस मोहम्मद अबू बकर साहब की तरफ आऊँगी। अच्छा मोहम्मद अबू बकर साहब,
بہت سارے مسائل ہیں اس وقت. ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کے مسائل اپنی جگہ کہ کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے, حلقہ بندیوں کا معاملہ الگ, لیکن دوسری جانب جو عوامی مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ اس حکومت کا حصہ بنے تھے جو گئی ہے ابھی پی ڈی ایم کی, اور جس طرح سے آپ اپنا گورنر بھی لے کر آئے اور ساری چیزیں ہوئیں مشاورت کے ساتھ, لیکن اس کے بعد بھی عوامی مسائل حل نہیں ہوئے. یقینی طور پہ گورنر صاحب بھی بہت ساری جگہوں پہ کھڑے ہو کے بظاہر ایک اپیرنٹلی تو بڑے اچھے وہ کر لیتے ہیں منہ زبانی باتیں بھی اور چیزیں بھی, لیکن جو عوام کا, کراچی کے عوام کا جو اصل دکھ ہے, جو اصل مسائل ہیں, وہ حل نہیں ہو رہے. نگراں وزیر اعظم سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی بات ہوئی ہے, لیکن صرف غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ نہیں ہے. آج بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ 5.5-6 روپے فی یونٹ کی مد میں, فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں پھر نرخ بڑھ رہے ہیں. آلریڈی لوگوں کے جو گھروں کے بل ہیں ان کے رینٹ کے کرایوں سے ڈبل آ رہے ہیں, یعنی کہ اگر کوئی 20,000 کے مکان میں رہتا ہے تو اس کا 40-50-60 ہزار کا بل آ رہا ہے, تو وہ کیسے بل دے گا؟ اور اگر جس شخص کی حکومت کی طرف سے 32,000 تنخواہ مقرر کی گئی ہے اور اس کا رینٹ کا گھر 10,000 کا, اس کا بجلی کا بل 30,000 کا آ رہا ہے یا 25,000 کا, تو پھر ٹوٹل اگر اس کو کاؤنٹ کر لیں تو وہ کہاں سے دے گا, اس تنخواہ میں اپنا گزارا کرے گا؟ ابو بکر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ابو بکر صاحب کو آواز نہیں آ رہی, ان کا فون جو ہے ہولڈ پہ چلا گیا. نواز الطیف افتخار صاحب آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. ہاں نواز الطیف افتخار صاحب, سوال یہ کہ آپ سے کمنگ ٹو یو, سی سی کی میٹنگ ہونے والی ہے فرائیڈے کو, اور اب پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے, کیا اہم فیصلے جو کہ متوقع ہیں؟ دیکھیں, ایک تو مین ایشو ہے وہ آئین کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات کا. دیکھیں, جب یہ سینسس ہوا تھا 23 والا, اس وقت ہمارے بہت سارے تحفظات تھے جو ہم بار بار اس کا ہم نے آواز بھی اٹھائی, اور جس وجہ سے 3-4 دفعہ اس کی تاریخ میں بھی اضافہ کیا گیا. کچھ ہمارے تحفظات دور ہوئے مگر کافی سارے ہمارے تحفظات رہتے تھے. پھر سی ایم سندھ نے پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر بھی لکھا اور اس میں بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا. پھر جب ہم سی سی آئی کمیٹی کی میٹنگ میں گئے تو وہاں پر جو ہمیں تاثر دیا گیا کہ ایک تو اس میں جو ہے صوبوں کی سیٹیں نہ کم ہوں گی نہ بڑھیں گی. دوسرا جو کرائیٹیریا بنایا جا رہا ہے, جو پرسنٹیج ہوگی جو اضافی ووٹوں کا, تو ضلعوں کے اندر, ڈسٹرکٹ کے اندر, کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں ان کے اندر, تو وہ بھی تقریباً 70 سے 80% جو حلقے ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے. تو ہمیں جو تاثر دیا گیا وہ یہی تھا کہ ان لمٹ جو ٹائم ہے اس کے اندر یہ سب کام ہو جائے گا. تو جس وجہ سے پیپلز پارٹی نے حمایت کی. اب سی سی آئی جو ہماری اس کی میٹنگ ہوگی اس میں مین ڈسکشن اسی بات پہ ہوگی کہ ہمیں جو تاثر دیا گیا تھا, اور پھر الیکشن کمیشن اب تک الیکشن کا شیڈیول نہیں دے رہا, اور وہ 90 دن کے اندر جس طریقے سے وہ اپنا کر رہا ہے اقدامات, ہمیں نہیں لگتا کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے. تو ہمارا سٹانس وہی ہے کہ آئینی ضرورت ہے یہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا. یہ حلقہ بندی آئینی ضرورت نہیں ہے, مگر الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر کرانا ضروری ہے. تو مین ہمارا ڈسکشن اسی پر ہوگا. باقی جو ہے جس مہنگائی وغیرہ اور باقی چیزیں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں, ہم کسی جماعت کے خلاف الیکشنز میں نہیں جا رہے, ہم تو الیکشنز میں جا رہے ہیں اس کے مہنگائی کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف اور غربت کے خلاف, اور جو نفرت اور تقسیم کی سیاست یہ پچھلے 3-4 سالوں میں جو پی ٹی آئی نے کی, اس کے خلاف ہم الیکشنز میں جائیں گے. اور ہماری کوشش ہوگی یہی چیزیں ہم اپنے سی سی کمیٹی میں بھی ڈسکس کریں گے جا کے فرائیڈے کو. جی رائٹ, ٹھیک ہو گیا. ابو بکر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے اب؟ جی آ رہی ہے آواز. ڈیورنگ دا شو تو ہولڈ پہ مت جائیں, آپ کے پتہ نہیں چلتا ایک دم سے. آپ سے میں نے 2 دفعہ سوال کیا لیکن آپ کا فون ہولڈ پہ چلا گیا. اچھا, میرا سوال آپ سے یہ کہ جی آپ لوگ مل رہے ہیں, نگراں وزیر اعظم سے بھی ملے ہیں اور بات ہوئی ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر بجلی کی, لیکن صرف یہ اٹس ناٹ انف. آپ لوگ جو سابقہ حکومت تھی پی ڈی ایم کی, اس میں شامل ہوئے تھے باقاعدہ اس سے پہلے کی حکومت سے نکل کے اس بیان پہ کہ جی کراچی کے حوالے سے کوئی مطالبات نہیں سنے گئے ہیں, کراچی کے حوالے سے چیزیں نہیں ہو پا رہی.
कराची को उसका हक नहीं मिल रहा, लेकिन अभी भी जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे बिजली के हवाले से, जो बिजली के नर्ख हैं, जो घरों के रेंट है उससे ज़्यादा आ चुके हैं। अगर हम देखते हैं 10,000 किसी का घर का रेंट है तो उसका 25-30 हज़ार का तो बिजली का बिल आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ 32,000 रुपये तनख्वाह हुकूमत की तरफ से मख्तस की गई है एक आम आदमी की, वो किस तरह से अपना गुजारा करेगा या ये बिलों के पैसे देगा? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल वजह फरमाया, और ये बातें तो हमने असेंबलियों में भी उठाई कि 32,000 तो मिनिमम वेजेस कर दिया है, जबकि मिनिमम वेजेस जो 32,000 है शायद वो भी लोगों को नहीं मिल रहा। लेकिन जहाँ तक है बिजली की कीमतों में, ये तो पूरे पाकिस्तान की आवाम इससे परेशान है, लेकिन आपके भी इल्म में है कि कुछ मजबूरियां हैं, IMF के कर्ज और उनकी शराइत। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया था तो हमने कहा था कि कम से कम मोटरसाइकिल वालों को, रिक्शे वालों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कम से कम उनको सब्सिडीज पेट्रोल पे दी जाए, और उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया। लेकिन क्या IMF का दोबारा प्रेशर आया कि आपने कैसे कर दिया, और उसको विड्रॉ करना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें चाहने के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान या पाकिस्तान की हुकूमत नहीं कर पा रही है, इस वजह से कि वो IMF के या वर्ल्ड बैंक के कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, और वो मजबूरी थी। अगर वो आप नहीं उसको उनकी चीजें मानते हैं तो पाकिस्तान उस जानिब जाता है कि जहाँ पे दोबारा पाकिस्तान खड़े ही नहीं हो सकता था, डिफॉल्ट का खतरा था। तो ये तो परेशानियां हैं, और ये परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक आपने बात की, पिछली हुकूमतों में हम थे और इस हुकूमत में क्या मिला। इस हुकूमत में जब आप आए, पिछली हुकूमत ने वादा किया था हमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी देने का, 3.5 साल हम उसके पीछे लगे रहे। एक बहुत बड़ी तादाद कराची हैदराबाद से इस खुशी में इस्लामाबाद गई थी। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई थी, और 100-150 नुमाइंदे MQM के उस खुशी में गए थे कि एक बड़ा शहर जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, वहां पे एक यूनिवर्सिटी नहीं है। तो वहां पे, और उन्होंने रियलाइज भी किया था। उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया ना, उन्होंने कोई जमीन दी, कभी इस डिपार्टमेंट, कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कभी गवर्नमेंट, और कभी कहीं वो धक्के खाते रहे हम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट के आने के बाद, और सिंध में तो वही गवर्नमेंट थी, लेकिन इस गवर्नमेंट में जब हम आए और सब इत्तेहाद के साथ चले तो ये मसला हल हो गया, वहां जमीन भी मुख्तस कर दी गई। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि एक कराची पैकेज के हवाले से अनाउंसमेंट वो अच्छी बात है, लेकिन असल में MQM का जो फेस है वो कराची का फेस है, और लोगों की उम्मीदें आप लोगों से इसलिए होती हैं कि आप आते हैं इसी बात पे कि जी कराची के मसाइल हल करेंगे, एक मिडिल क्लास जो तबका है कराची का सबसे बड़ा जिसकी आबादी है उसके मसाइल हल होंगे, लेकिन वो मसाइल हल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं उस तरह से। खास तौर पे ये जो बिजली की बात हो रही है, आज भी 5 से 6 रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ा दिए गए हैं फी यूनिट। सो आप इमेजिन करें कि कहाँ जब फी यूनिट 10 रुपए का, 8 रुपए का या 12-15 रुपए का था तब इतना शोर शराबा होता था, और अब तो 30 रुपए से भी ऊपर तजावुज करता जा रहा है। और साथ ही साथ ना सिर्फ ये, बल्कि लोगों की चीखें निकल गई हैं जो बिजली के बिल आ रहे हैं उसको देख के, कराची वालों की। देखें, इसमें हमने तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी असेंबली में भी बात की थी। अब वो बदकिस्मती है कि उसके मुकाबले में कोई दूसरी कंपनी आने के लिए तैयार नहीं होती, और बिजली के हवाले से 13 किस्म के तो सिर्फ इससे बिजली के बिल पे टैक्स लगे हुए हैं। अब तो रेडियो का भी टैक्स इसमें डाल दिया गया है, तो 48% तो सिर्फ टैक्सेस हैं बिल के अंदर। तो मैं, आप सही कह रही हो, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर यही सूरत हाल नहीं, देखें आम आदमी इस बात को नहीं समझता। हमने असेंबली में भी ये बात की थी कि आम आदमी को इस बात से गर्ज नहीं है कि आप IMF से कर्जे ले रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, आप वर्ल्ड बैंक के मजबूरी आपकी बनी हुई है। आम आदमी को तो रिलीफ चाहिए। डज इट मेक सेंस कि 10,000 का किसी का रेंट का घर है, ये मेरे पास हजारों लोग आए अभी पिछले दिनों ये लेके बिजली के बिल, अगर किसी का 10,000 का बिजली का, उसका 20,000 का तो रेंट आ रहा है, तो मैं डज इट मेक सेंस? इस तरह लोगों का, किसी का 50,000 का किराए का घर है तो उसका 80,000 का बिजली का बिल आ रहा है, तो ये तो कुछ मतलब समझ में ही नहीं आ रहा ना कि ये हो क्या रहा है। हम लोग तो अवामी नुमाइंदे हैं ना, ज्यादातर लोग हमें अप्रोच करते हैं। आप यकीन माने, अगर सुबह से शाम तक 100 फोन मुझे रिसीव हो रहा है ना, तो 100 में से 50 फोन जो है वो सिर्फ बिजली के बिलों के हवाले से आ रहा है। 50,000, 2-2 कमरे के मकान,
किसी का 40,000 का बिल, किसी का 30,000 का बिल, किसी का 50,000 का बिल, और वो लेके जा रहे हैं। वो अब किस तरह के भी बेचारे आते हैं, दूसरे महीना फिर उतना ही का बिल। तो अगर ये सूरत हाल नहीं, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अब वो निगरान गवर्नमेंट है या कल आने वाली गवर्नमेंट कौन सी आती है, लेकिन अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया और इसको अवाम के लिए कोई रिलीफ का तरीकाकार अख्तियार नहीं किया गया, तो मुझे खदशा है कि वो ये बिजली का बिल ही मुल्क के लिए कोई ऐसी सूरत हाल ना अख्तियार कर जाए कि जिसको फिर सबके लिए संभालना मुश्किल हो। कि मैं तो इस बात से मुत्तफिक हूँ, जिस तरह से मैं आवाम को देख रहा हूँ, जिस तरह से गैस नहीं आ रहा, गैस 10 बजे मेरे अपने घर में, मैंने कल मैं रात में आया, थका हुआ था, मैंने कहा चाय कहने की वाइफ मेरी कह रही लगी कि गैस नहीं है। 10 बजे रात को गैस बंद होता है, तो बिजली नहीं, इस शहर में पानी नहीं है। आज के 4 का जो मंसूबा था वो बढ़ते 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 200 नहीं 500 800 गुना ज्यादा हो गया उसका बजट। तो हम भी उसमें मुखलसी नहीं है। और आप देख लें, पानी का बहरान, बिजली का बहरान, गैस का बहरान, पेट्रोल का बहरान, तो ये तमाम चीजें हैं, इसको कंट्रोल करने की। और ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में सलाहियत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में वसाइल नहीं है। वसाइल को सही तौर पे इस्तेमाल करने के लिए हमें कोशा होना पड़ेगा। जो लोग भी अब बैठे हैं, जो भी इक़्तिदार में आती है जमात, जिसकी भी हुकूमत बनती है, उन्हें अब कम अज कम पाकिस्तान की 22-24 करोड़ अवाम को रिलीफ देने के लिए सोचना पड़ेगा, डैम बनाना पड़ेगा। हम 75 सालों में डैम नहीं बना सके, तो ये सब तो है, नाअहली भी है इसमें। और आखिरी जमातें हों या माशाअल्लाह की हुकूमतें हों, बहुत सारे काम कर गए, लेकिन अगर चाहते तो इस मुल्क में डैम बन सकता था। आज चाइना आपके बाद 2 साल के बाद आज़ाद हुआ। मैं पिछले महीने चाइना गया था, वहां की तरक्की देखकर हैरान परेशान हो गया। एक कोई मुझे स्टेशन नजर नहीं आया गैस का, पेट्रोल का। मैंने पूछा जो गाइड थे उनसे कि आपके यहाँ क्या फ्यूल सिस्टम क्या है, कोई पेट्रोल पंप का स्टेशन कह रहा सब हमारी सारी गाड़ियां जो है हाइब्रिड है, और सारी की सारी जो है गाड़ियां हमारी वो इलेक्ट्रिक पे चल रही हैं। तो अब दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ हैं, तो ये तो अब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मुल्क के वसाइल को सही तौर पे ईमानदारी के साथ जो अल्लाह ने हमें दिया है, वो रिकॉर्डिंग की शक्ल में हो, वो मादनियात की शक्ल में हो, वो कीमती पत्थरों की शक्ल में हो, वो गैस की शक्ल में हो, लेकिन उसको ईमानदारी से, ऐसा नहीं है कि आप रॉ मटेरियल निकाल के उठाकर दूसरे मुल्कों को भेज देते हैं और आपकी चीजों को दूसरे मुल्क तराशते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं और उसको फिर रिफाइन करके और दुनिया की मार्केटों में भेजते हैं। तो ये चीजें फिर हम ज़राई मुल्क हैं, हमारे यहाँ ज़राअत की क्या पैदावार है, कितने हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने मुल्क से ज़राअत को। चावल और कपास के अलावा दूसरी चीज नहीं आती दुनिया में। एक छोटे पाकिस्तान से आधे हजम रखने वाला मुल्क 4-4, 5-5 फसल ले रहा है सालों में नए टेक्नोलॉजी के तहत, लेकिन आज हम उसी पुराने सिस्टम के तहत चल रहे हैं। सैलाब आता है, बह गया। तो अब ये सब अगर नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ने तो अपना रहम किया हुआ है, अल्लाह ताला ने तो अब तक अपना रहम किया हुआ, नजर करम किया हुआ है। लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि सबको सोच कर समझ कर ईमानदारी के साथ, बहुत कुछ ले लिया पाकिस्तान से सबने, लेकिन अब पाकिस्तान को देने का वक्त है। नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊंगी। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, ये एक तरफ ये सारा मामला है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि माशी सूरत हाल कंट्रोल में तो नहीं आ रही। मुल्क के जो वज़ीर आज़म थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो ये कहते रहे, और आपकी हुकूमत जब थी पीडीएम की अभी कुछ दिन पहले तक, वो ये कहती रही कि जी ऐसे इक़दाम कर रहे हैं मुल्क के लिए जो अगर हमारी हुकूमत नहीं भी होगी तो बेहतर होंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं जैसे जिस दिन से हुकूमत गई है उस दिन से पेट्रोल की कीमत एकदम से 1, 2, 3 नहीं 20 रुपए बढ़ गई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रुपए की जो बेकदरी है वो भी जा रही है और डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। सोना 2.5 लाख तोले पे चला गया है। मतलब ये जो सूरत हाल है तो अजीब सी ही लग रही है एकदम से। तो ये तो पीडीएम की जमातें कह रही थी और हुकूमत ये कह रही थी कि नहीं हम बहुत अच्छे इकदाम करके गए हैं, माशी सूरत हाल पे अच्छी बेहतरी नजर आएगी केयर टेकर सेटअप के वक्त भी। देखिए, अब मैं इन्हीं बातों को अबू बकर भाई ने भी ये सारी बातें की, अब मैं वही बातें रिपीट नहीं करना चाहूँगा कि ये सारा जो किया धरा था, ये वही जो IMF के साथ जो मुआहदे किए गए बगैर असम्बली को एतमाद में लिए, वो जो मुआहदे हुए वही, और फिर उन्हीं मुआहदों को आखिर में जब उनकी हुकूमत के आखिरी दिन थे उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए जब मार्केट में पेट्रोल डीजल के रेट्स ऊपर जा रहे थे,
इन्होंने 10-10 रुपए रेट कम कर दिए, बिजली के रेट कम कर दिए। तो वो जो नुकसानात थे उसे आगे आके पीडीएम की गवर्नमेंट ने अपनी जमातों ने अपना सियासत को दांव पे लगाया और उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। ये तो दावे करके गए थे कि जी हमें तो नवंबर में पता चल गया था कि जी हमारी हुकूमत जाने वाली है, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी साबिक प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यूज में कहा और उनके मिनिस्टर्स ने भी कईयों ने अपने इंटरव्यू कि हम तो विरोधी सुरंगें बिछा कर आए थे, अब ये 4 दिन नहीं चल रही, श्रीलंका बनेगा मुल्क। तो अल्लाह ने करम किया, उन क्राइसिस से हम निकल आए और आईएमएफ को भी दोबारा हमने एतमाद में लिया और उसमें जेर जबर का हमने फर्क नहीं डाला, वही जो मुआहदा था उसी को हमने वो लेकर आगे बढ़े। अब उस मुआहदे के अंदर जिस तरीके से ये इन्होंने शराइत उनकी मानी कि सब्सिडीज खत्म की जाएंगी, बिजली की, पेट्रोल डीजल वगैरह की, तो वो हमें फेस करना पड़ रहा है, वो चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अब आइन के उसके मुताबिक 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो, अवाम के मैंडेट से एक हुकूमत आए, आकर वो फैसले करे और वो बोल्ड स्टेप उठाए ताकि उसे अंदाजा होगा कि उसने 5 साल रहना है और वो उस हिसाब से अपने सारे कदम उठाएगी। बाकी तो इसी जो आपका सवाल है इसका बड़ा तफसीली जवाब अबू बकर भाई दे चुके हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो उस पर बड़ा मुफस्सल अपना जवाब दे चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाज़ाद इफ्तिखार साहब आपका और मोहम्मद अबू बकर साहब आपका, आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान का बेहद शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून से हमने नौशीन इफ्तिखार साहिबा को आज दावत दी थी, उन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया, अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। ये उनके ऊपर है, मुकम्मल तौर पर प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म हाजिर है मुस्लिम लीग नून के लिए भी, वो चाहें तो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।